अन्नू को शायद शांतम्मा में दिलचस्पी इसलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार मन्नू का मन होता कि वो शांतम्मा के जीवन में झांक कर उसे करीब से देखे। उसे शांतम्मा से खूब बात करने की इच्छा होती, यह पूछने की भी कि वो दूसरे पुरुषों पर डोरे क्यों डालती है। तभी खबर आती है, शांतम्मा मर गई। मिसेस मेहता का बेटा पप्पू अभी अभी अन्नू को यह खबर सुना गया था। शांतम्मा से अन्नू का ना तो कोई भावनात्मक रिश्ता था, ना ही वो अन्नू का कोई संबंधी थी। बस अन्नू की दिनचर्या में शांतम्मा अदृश्य रूप से जुड़ी हुई थी। अन्नू की सोच में असमय आकर शांतम्मा अन्नू को अपने बारे में जीवन में सोचने को मजबूर कर दिया करती थी। इसलिए शांतम्मा की मौत से अन्नू को धक्का तो नहीं लगा था, पर दिल से एक हलचल जरूर हुई थी। जब अन्नू इस नए मकान में रहने के लिए आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली शांतम्मा ही थी। आपको काम वाली बाई चाहिए क्या मेम साहब? शांतम्मा ने पूछा। जवाब देने से पहले अन्नू ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक, दोनों ओर बालों के गोलदार गुच्छे और बड़ी सी टिकली वाली बिंदिया से सजा चेहरा। अनु सोच रही थी कि अपने घुंघराली लटों को गोलाकार गुच्छों में संवारने में शांतम्मा को कितना समय लगता होगा। तभी शांतम्मा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मेम साहब। शांतम्मा ने अनु को इसी तरह अपनी ओर देखते पाकर मुस्कुराकर टोका था। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। अनायास सी अनु बोल पड़ी। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम शांतम्मा है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहे तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए शांतम्मा लौट गई थी। अनु नई थी, इसलिए उसी रोज कॉलोनी की नई महिलाएं अनु से मिलने आई थी, पर किसी ने भी शांतम्मा को काम पर रखने की मशवरा उसे नहीं दिया था। शांतम्मा को कॉलोनी की सभी गृहिणियों पर विश्वास था, इसलिए उसने अनु को सलाह दी थी कि वो कॉलोनी की महिलाओं से पूछ ले। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने शांतम्मा के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। इस बात से पसीज गई थी अनु, पर अगले ही क्षण मिसेस मेहता ने आत्मीयता से अनु के कानों में बताया, मिसेस चटर्जी तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी इस शांतम्मा की वजह से। अच्छा, पर क्यों? अनु अगले ही क्षण शांतम्मा के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसती रात मिस्टर चटर्जी उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ आए थे, पर इसी बात पर उस रात दोनों में झगड़ा हुआ था और श्रीमती चटर्जी ने मायके का रुख कर लिया था। मगर क्यों? अनु ने आश्चर्य से पूछा। इतना भी नहीं समझती? खोजती हुई मिसेस मेहता ने कहा था, वो चरित्रहीन है, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती रहती है। पर क्या शांतम्मा का पति नहीं है? अरे है, क्यों नहीं है। हट्टा कट्टा पति है कलमुही का, रिक्शा चलाता है, पर इसे संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो बाहर मुंह मारती फिरती है। मिसेज मेहता ने गंदा सा मुंह बनाते हुए स्पष्ट किया। इतने सारे लोगों की एक सी प्रतिक्रिया से शांतम्मा के बारे में अनु के मन पर यह प्रभाव छोड़ दिया था कि उसको काम पर रखना संभव सा नहीं है। अगली रोज शांतम्मा पूछने भी आई थी, मेम साहब क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, जब होगी तो बता दूंगी। कहते हुए अनु ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। अनु को डर था कि कहीं शांतम्मा पीछे ही न पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात करने में अनु थोड़ा डरती थी। कुछ दिनों के बाद शांतम्मा फिर लौट कर आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली, मेम साहब मेरे बेटे को कैंसर है। बड़े बेटे के कैंसर के बाद मैं डर गई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा। मुंबई ले जाना है उसे इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में मुझे काम मिला है, कैसे जमा कर पाऊंगी उसके इलाज के लिए पैसे? अगर आप भी काम दे दे तो आप मदद हो जाएगी। तभी अनु उससे कहती है, तुम्हारा पति भी तो कमाता होगा। हाँ मेम साहब, कमाता तो है, लेकिन उसकी कमाई से घर नहीं चल पाता है। वो इतना ज्यादा नहीं कमाता है कि बच्चे के लिए कुछ बचा सके। तभी मैं भी तो काम करती हूँ। कहते हुए शांतम्मा की आंखें भर आई थी। अनु फिर पसीज गई थी, पर शांतम्मा पर विश्वास करने में वो हिचक रही थी।
ऐसी औरतें अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए अन्नू को बड़ी सफाई से शांतम्मा को रखने से इनकार करना पड़ा। तुम्हारी बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं है, किंतु मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती, मुझे माफ कर देना, ऐसे वह मन में सोच रही थी। काम करने के लिए अन्नू ने एक नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती रही कि वो कहीं ना कहीं शांतम्मा के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो शांतम्मा के प्रति अपनी भावना या दुविधा तो नहीं कह पा रही थी, पर जब कभी शांतम्मा कहीं उसे दिखाई देती थी तो अन्नू की आंखें झुक जाया करती थी। वो मन ही मन शांतम्मा के प्रति अपने आप को गुनहगार मानने लगी थी। अन्नू के घर की खिड़की से वह स्पष्ट घर दिखाई दे रहा था जहां शांतम्मा काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस एक विधुर होम्योपैथिक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा ही था। इसके अलावा 2 कुत्ते थे। वो तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी से चले नहीं जाते। अन्नू ना चाहकर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर झांकती रहती थी। पता नहीं शांतम्मा के क्रियाकलापों से उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती थी। अन्नू हर रोज यह प्रयास करती रहती कि शांतम्मा की एक झलक उसे दिख जाए। शांतम्मा कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, सभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते हुए नजर आ जाती थी। अन्नू ने महसूस किया कि डॉक्टर साहब की नजर हर वक्त शांतम्मा के उन पुष्ट टांगों पर टिकी रहती है जो साड़ी को ऊपर खिसकर खींचने से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। अन्नू को कई बार लगता था कि शांतम्मा का डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसे कि संदेहास्पद ही कहा जा सकता है। एक दिन डॉक्टर साहब और शांतम्मा को ऊंची आवाज में बात करते हुए सुनकर अन्नू दौड़ती हुई खिड़की पर आती है। देखा, डॉक्टर साहब पेड़ पौधों को सींच रहे थे और शांतम्मा सीढ़ियों पर बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर साहब जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं है कि इसे मैं ऐसे ही दे दूं। इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। जितना तुम काम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते हैं। रात का खाना बनाने आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाइयाँ और नहीं दे सकता। सोच लो, मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते हैं डॉक्टर साहब, रात को काम पर नहीं आ सकती। चटर्जी साहब की बीवी के झंझट के बाद मैंने रात का खाना बनाने का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए वे अंदर चले जाते हैं और शांतम्मा वही सीढ़ियों पर बैठी घंटों सुबकती रहती है। जब तक शांतम्मा वहां बैठी रहती है, अन्नू अंदर जाती ही नहीं है और उसे देखती रहती है। वह पर्दे की ओर से लगातार उसे निहारती रहती है। उसके बाद फिर कभी अन्नू को शांतम्मा कभी दिखाई नहीं पड़ी। हर रोज कई बार वो खिड़की खोलकर शांतम्मा को तलाशती रहती थी, पर शांतम्मा ने डॉक्टर साहब के घर आना जाना अब बंद कर दिया था। शांतम्मा ने आने से अन्नू को कहीं किसी कमी का महसूस होने लगा था, पर कॉलोनी में शांतम्मा के ना रहने से भी उसकी चर्चा निर्बाध रूप से चलती रहती थी। इसलिए अन्नू की कमी थोड़ी बहुत उसके विषय में हुई बातचीत से पूरी हो जाती थी। अन्नू को शायद शांतम्मा में दिलचस्पी इसलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार अन्नू का मन तो होता कि वो शांतम्मा के जीवन में झांककर उसे करीब से देखे। उसे शांतम्मा से खूब बात करने की इच्छा होती, या पूछने की भी इच्छा होती कि वह दूसरे पुरुषों पर डोरे क्यों डालती है। पर शांतम्मा जैसी औरत से संपर्क रखने से लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर शांतम्मा से बात करने में अन्नू को संकोच होता था। वैसे अब शांतम्मा से बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। वह कॉलोनी में किसी को दिखाई नहीं देती थी। शांतम्मा का विषय धीरे धीरे कम होने लगा था। अन्नू भी महसूस करने लगी थी कि अब वो शांतम्मा के बारे में कम सोचने लगी है। पर शांतम्मा एक रोज अन्नू के पति से बताया, उन्होंने शांतम्मा को बड़े ही गंदे इलाके में देखा था। गंदे इलाके यानी अन्नू समझ नहीं पा रही थी। अन्नू वास्तव में वो एक गंदी औरत थी। उसे मैंने एक वैश्या के रूप में देखा है। जहां और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वह इस बात को सिद्ध करता है। तभी अन्नू समझ जाती है और पूछती है कि आप वहां पर कैसे गए थे। तभी उसका पति उसे बताता है कि मुझे तो रोज ही वहां से गुजरना पड़ता है, मेरे दफ्तर जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। अन्नू के पति ने थोड़ा मासूमियत से इस बात को क्लियर किया।
अनु ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस खबर के बारे में अवगत करवाया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में शांतम्मा वैसी औरत है जिसके बारे में वो सोचा करते थे। कभी कभार अनु को भी लगता था कि कहीं शांतम्मा के बारे में गलत बात करके कहीं वो पाप तो नहीं कमा रही, किंतु आज वह उस भय से मुक्ति पा गई थी। चलो अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पर पहुंची गई, वरना इस कॉलोनी को ही गंदा कर देती, मिसेज मेहता ने भी कह दिया। हाँ, छुट्टी मिली उस वेश्या से। मिसेज चैटर्जी ने इस बात को कहते हुए थोड़ा बुदबुदा गई। शांतम्मा का चित्र सत्यपान होने के बाद कुछ दिनों तक उसका विषय जोर शोर से इस बातचीत के लिए विषय बना रहा, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक शांतम्मा के ना रहने की खबर से अनु विचलित सी हो गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से अनु के जीवन में शामिल रही थी। शांतम्मा के ना रहने से उसे खालीपन सा महसूस होने लगा था। शांतम्मा के अंतिम दर्शन के लिए जाने पर अनु तत्पर हो उठी। मिसेज मेहता को किसी तरह मनाकर अनु ने साथ लिया और शांतम्मा के घर चली गई। घर के आसपास लोगों का जमघट था। झोंपड़े के बाहर शांतम्मा का शव बिना कफन में पड़ा था। सिरहाने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेज मेहता और अनु को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये कैसे हुआ? मिसेज मेहता चेहरे पर ढेर सारे शोक भावों को दर्शाते हुए पूछ बैठती हैं। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले यह मुझे बताने आई थी कि मुझे मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना है और मैंने कुछ पैसे इंतजाम भी कर लिए हैं और उसका दाखिला भी मुंबई के अस्पताल में करवा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया तो उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोर से उसका दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया था। अनु और मिसेज मेहता ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। अनु को लग रहा था कि वो दोषी है शांतम्मा की मौत के लिए। उसे काम ना देकर, उस पर अविश्वास करके और उसे गंदी औरत मानकर, उसे गंदी बातें करते हुए समझकर उसको काम नहीं दिया, जिसकी वजह से आज उसकी मौत हो गई है। एक कैंसर रोगी बेटे के लिए आज ममता मई वो औरत आज इस दुनिया से मजबूर होकर चली गई है। मिसेज मेहता का हाथ कसकर थामते हुए अनु ने धीरे से ये सब बातें कह दी कि चलो यहाँ से चलते हैं। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर शांतम्मा की ओर देखा। तभी उसने देखा कि शांतम्मा के हाथ में एक टेलीग्राम है। शायद उसने मरने से पहले कुछ लिखा होगा। जब अनु की नजर उस पर जाती है तब उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथों में दबा हुआ टेलीग्राम उसको मुंह चिढ़ा रहा है, किंतु अनु अब कुछ नहीं कर सकती थी और वह आंख मचीचकर वहां से चल देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये भी पता चलता है कि हमें किसी के बुरे समय की परिस्थिति को देखकर उसका साथ अवश्य देना चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति सच में किसी मुसीबत में हो, या ये भी हो सकता है कि यदि कोई इंसान सच में कोई गलत काम में पड़ गया है तो उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। यदि अनु जैसी और भी औरतें उसे काम दे देती तो शायद उसको इस रास्ते पर भी नहीं उतरना पड़ता और उसका बच्चा भी ठीक हो जाता और उसको इस रास्ते पर नहीं जाना पड़ता जिसकी वजह से लोग उससे मुंह फेर रहे थे। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।